हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस एंड विलियन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड विलियन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हेनरी का नियम यानी हेनरी का लॉ क्या होता है। गैस के विलायक में यानी सॉल्वेंट में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी तथा दाब के बीच में जो मात्रात्मक संबंध होता है, इसको सर्वप्रथम अंग्रेज रसायन शास्त्री हेनरी साहब ने बताया था। हेनरी द्वारा बताए गए इसी संबंध को, इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। यानी हेनरी का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस में की द्रव्य में अगर विलेयता को बढ़ाना होगा तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, दाब बढ़ाना होगा, या फिर विलेयता को अगर घटाएंगे तो घटाने के लिए दाब को घटाना होगा। क्योंकि विलेयता और दाब में क्या है, समानुपाती संबंध है। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, दाब को घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक तरह से हेनरी का नियम यानी हेनरीज लॉ को एक तरह से फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। चलिए विशेष गुण क्या क्या होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं वो भी देखते हैं क्या क्या इसके गुण होते हैं। अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक यानी के हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस कम घुलती है। क्या होती है, कम घुलती है। अगर कम घुलती है, यही तो घुलना है, क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कम घुलती है। दाब बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है। के का मान बढ़ने से गैसों की द्रव्य में विलेयता कम हो जाती है। अतः जलीय जंतु क्या होते हैं कि जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक सुविधाजनक महसूस करते हैं, यानी अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं। क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ठंडे जल में ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है गर्म जल की तुलना में। ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखना है। ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में खास करके ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, एमसीक्यू के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या होता है, सिंपल सी बात है। हेनरी का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी गैस की अगर विलेयता को अगर बढ़ाना है तो गैस की दाब को बढ़ाना होगा, अगर विलेयता को घटाना होता तो गैस के दाब को क्या होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो विशेष गुण पर आगे हमको पढ़ना है। यदि विलयन में किसी गैस, यदि विलयन में गैस के मोल अंश क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारा चीज तीसरा वाला वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है, तो मोल अंश क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ लिए। तो मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के अधिकांश दाब के समानुपाती होता है। अतः ये जो होता है, अतः सामान्य रूप से हेनरी का नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के अंश मोल अंश यानी x के द्वारा दर्शाया जाता है। मोल फ्रैक्शन को किसके द्वारा दर्शाते हैं, x के द्वारा दर्शाते हैं। मोल अंश को के समानुपाती होता है, अथवा P बराबर KHHP। ठीक है, KHXP एक रिलेशन है, यानी हेनरी नियम का रिलेशन है। ठीक है, आगे यहाँ रिलेशन को दर्शाया गया, ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ दिया HCl का आंशिक दाब यानी आंशिक यानी पार्शियल प्रतिशत जिसको कहते हैं टोर में दिया गया है। यहाँ साइक्लोहेक्सेन विलियन में HCl का मोल अंश दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ। इसका जो ग्राफ है डायरेक्टली ऐसे सीधा निकल गया। आगे हमको समझना है, यहाँ आगे हमको बताया जा रहा है कि सामान्य ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। अर्थात KH का मान जो है गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जैसे कि हेनरी का नियम तो हम लोग पढ़े, हेनरी के नियम के अनुसार जो हम लोग पढ़े कि इसमें जो होता है अगर विलेयता को बढ़ाएंगे तो गैस का जो दाब होगा उसको बढ़ाना होगा। दाब घटने से विलेयता घटती है, दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। तो हेनरी का नियम यानी हेनरी का लॉ का अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, उच्च पहाड़ी स्थानों पर वायु में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, जिससे वायु दाब कम होता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में विलय होती है यानी घुलती है। उसके बाद शरीर कमजोर होने लगता है, स्पष्टतः सोचने की क्षमता यानी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है, एनोक्सिया किसको कहते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनोक्सिया को डिफाइन करें। एनोक्सिया किसको कहते हैं, यानी पहाड़ी पर ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर वायु की जो ऑक्सीजन की जो कम मात्रा होती है, जिसके कारण वायुदाब कम हो जाता है और रक्त में ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में घुलने लगता है, विलय होती है, शरीर कमजोर होने लगता है, इसके कारण सोचने की क्षमता भी घट जाती है। इसी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। यानी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा जो अनुप्रयोग है, चूंकि दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता बढ़ती है, क्योंकि दाब क्या होता है कि दाब विलेयता के समानुपाती होता है। दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो विलेयता घटेगा। तो यही तो है अनुप्रयोग, यही तो है किसका मतलब, हेनरी का लॉ। ठीक है, तो इसलिए सोडा जल तथा शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर प्रेषित किया जाता है, यानी अधिक दाब डाला जाता है। आगे सोडा का जो ये होता है, जैसे कि कोका कोला वगैरह जो भी होता
होते हैं उसमें अधिक प्रेशर देकर के वो बोतल का जो ढक्कन होता है उसको बंद किया जाता है, क्योंकि उसमें विलेयता को बढ़ाना होता है। अगर विलेयता कब बढ़ेगा? जब उसमें दाब ज्यादा दिया जाएगा, प्रेशर ज्यादा डाला जाएगा। तो चलिए तीसरा जो पॉइंट है, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। यानी ज्यादा ताप पर क्या करते हैं? उच्च ताप पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, जब समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं तो उन्हें उच्च दाब का सामना करना पड़ता है, जिससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। क्या होती है कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो होता है उपस्थिति, वो रक्त में विलेयता बढ़ जाती है, यानी रक्त में ज्यादा घुलने लग जाता है। जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है, जब लेयर पर आते हैं तो दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होने लगता है? दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। दाब कम होने पर रक्त में घुली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में रुधिर कोशिकाओं में एकत्रित होने लगता है, जिससे रक्त के प्रभाव में रुकावट आ जाती है। यह स्थिति घातक होती है, यानी जानलेवा होती है। ऐसा स्थिति, ऐसा सिचुएशन आने पर जो गोताखोर है उसकी जान भी जा सकती है। इसी को क्या कहते हैं? बेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंटस कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना, बेंटस किसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वायु में कम घुलनशील गैस जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया को मिलाया जाता है। वायु में ये सब गैस जो है कम घुलता है, कम घुलनशील होता है, ठीक है। ये 4 अनुप्रयोग पढ़े। आगे हमको पढ़ना है राउल्ट नियम का अनुसार। यानी राउल्ट नियम क्या होता है? हम लोग यहाँ क्या पढ़े? हेनरी का नियम पढ़े। हेनरी का नियम के अनुसार क्या होता है कि दाब को बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है या फिर दाब को घटाने से विलेयता घटती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, हम लोग एक क्या पढ़े? अनुप्रयोग पढ़े, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग पढ़े। आगे हमको पढ़ना है राउल्ट नियम। ये क्या होता है राउल्ट नियम? देखिए, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव, यानी वाष्पशील द्रव्यों के विलयन, वाष्पशील मतलब क्या होता है कि वो वाष्प जैसा यानी भाप जैसा है, वो कोई द्रव्य नहीं है या फिर कोई ज्यादा गैस नहीं है, ठीक है, वाष्प के जैसा उड़ता है। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में यानी सॉल्यूशन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव चाहे वो ए बी हो या फिर विलय हो या फिर विलायक हो यानी सॉलिड हो या फिर सॉल्वेंट हो, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जिसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी मोल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक दाब क्या होता है? मोल अंश के समानुपाती होता है प्रत्येक अवयव का। अगर आंशिक दाब अगर किसी का बढ़ेगा तो मोल अंश बढ़ेगा, अगर आंशिक दाब किसी का घटेगा तो मोल अंश घटेगा। इसी को समानुपाती दाब में, यही समानुपाती रिलेशन में, संबंध में यही होता है। कोई एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज भी घटेगा, ठीक है, यही होता है समानुपाती संबंध। आंशिक दाब विलयन में उसके मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के समानुपाती होता है। ये क्या है? राउल्ट का नियम है। चलिए मान लेते हैं, मान लिया कि एक बंद पात्र में द्रव्य एक और दूसरा एक द्विअंगी यानी बाइनरी विलयन है। देखिए, द्रव्य एक में पहला घटक है और दूसरा घटक है। बाइनरी विलयन यानी द्विअंगी विलयन किसको कहते हैं? जिसमें 2 घटक पाए जाते हैं, विलय या विलायक। अगर तीसरा घटक पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? त्रिअंगीय विलयन कहेंगे। और मान लिया कि एक द्रव्य एक के आंशिक जो दाब है यानी पार्शियल प्रेशर है P1 है, ठीक है, P1 बराबर P1 तथा द्रव्य 2 का यानी सेकंड द्रव्य का जो आंशिक प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो पार्शियल प्रेशर वो P2 है। तो मान ले आगे चल के हम मान लेते हैं कि लिए गए विलयन का साम्य अवस्था में कुल वाष्प दाब जो है PT बराबर PT है। टोटल यानी टोटल प्रेशर बराबर PT को दर्शाता है, ठीक है। तथा विलयन के दोनों अवयवों का मोल फ्रैक्शन X1 X2 है। यहाँ X1 होगा X1 तथा X2 है, ठीक है। तो राउल्ट नियम के अनुसार क्या होगा? इसके लिए देखिए यहाँ एक तरह से डिफाइन किया गया है, P1 बराबर PO1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा P1 बराबर PO1 इंटू X1, ठीक है। ये फर्स्ट नियम के अनुसार, ये आपको याद रखना है। ये राउल्ट नियम के अनुसार यहाँ डिराइव किया गया है। देखिए यहाँ एक तरह से समीकरण 1 समीकरण 2 करके मान लिया गया, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आया PT बराबर यानी टोटल प्रेशर बराबर PO2 प्लस PO1 प्लस PO2 इंटू 1 PT बराबर PTO प्लस P1O प्लस PTO प्लस इंटू 1 हो जाएगा। ये एक तरह से चौथा नियम जो है, चौथा समीकरण में आकर के पूरा जो रिलेशन है वो संबंधित हो गया, ठीक है। फाइनली हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ नहीं करना, इतना बड़ा हम लोग को समझना नहीं है। जो रिजल्ट निकला है वो हम देखते हैं, ठीक है। अतः ये दोनों समीकरण के अनुसार हम लोग का क्या रिजल्ट निकला वो हम देखते हैं। यानी किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। यानी किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को यानी टोटल प्रेशर को जो है उसके किसी अवयव यानी कोई भी घटक है, चाहे वह विलय हो या फिर विलायक हो, उसके मोल फ्रैक्शन से यानी मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। किसी विलयन के कुल वाष्प दाब अवयव 2 यानी अवयव 2 के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ये जो समीकरण हुआ इसके रिजल्ट निकला, ये सब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा संबंध दर्शा सकते हैं, ठीक है। आगे हमको समझना है, तीसरा जो पॉइंट बता रहा है कि शुद्ध अवयव 1 एवं 2 वाष्प दाब पर निर्भर
निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। आगे हमको ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि ग्राफ के द्वारा कैसे एक तरह से ग्राफ के द्वारा P1 P2 में कैसे रिलेशन दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है पहला जो ग्राफ है, यहाँ देखिए पहला ग्राफ क्या दिखाता है, P1 + P2 यानी PT दिखाता है। ठीक है, और दूसरा जो ये तीसरा वाला लाइन है ये दिखाता है P2 का मान, और ये ये P1 का मान दिखाता है, और ये दूसरा जो लाइन है ये P2 का मान दिखाता है। ठीक है, ये तो एक तरह से ग्राफ को याद रखना है। और ये वाला तीर वाष्प दाब को दिखाता है, और ये वाला जो है x2 मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन को दिखाता है। यहाँ x1 का मान 0 है और x2 का मान 0 है। ठीक है, यहाँ जो आया है x1 का मान 0 हो गया, यहाँ आगे चल के x2 का मान 0 हो गया। ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है, सिर्फ ग्राफ को याद रखना है राउल्ट्स नियम के अनुसार। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है, सिंपल सी बात है, राउल्ट्स नियम क्या होता है और राउल्ट्स नियम क्या होता है और हेनरी का लॉ क्या होता है। सिंपल से हम लोग एक तरह से जो मेन चीज होता है, जो रिलेशन होता है, वो हम लोग ड्राइव कर लिए, एक तरह से रिवीजन कर लिए। ठीक है, लेकिन रियल जो होता है राउल्ट नियम और हेनरी का नियम को एक तरह से प्रूफ किया जाता है। कैसे प्रूफ होता है वो हम आगे एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें उसको प्रूफ करना पड़ता है मैथमेटिक्स के अनुसार। 1 2 समीकरण 4 5 समीकरण होता है, उसमें तैयार करना पड़ता है। फाइनली हम लोग जो यहाँ देखिए एक तरह से शॉर्ट तरीका में हम लोग जो बेसिक चीज होता है यानी कैसा होता है, क्या होता है राउल्ट नियम और हेनरी का नियम, वो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, आगे हमको समझना है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं अंतर क्या होता है। तो आदर्श विलयन सांद्रता और ताप की सभी रेंज में राउल्ट नियम का पालन करता है, यानी राउल्ट नियम जो हम लोग अभी पढ़े। और अनादर्श विलयन क्या होता है कि राउल्ट का नियम जो होता है उसका पालन नहीं करता, यानी अनुसरण नहीं करता। और आदर्श विलयन जो होता है अवयवों से मिलकर विलयन बनने में न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। और इसमें जब अवयवों को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है। ये किसमें, अनादर्श विलयन में। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन में आगे आपको बताया जा रहा है कि विलयन का कुल आयतन अवयवों के अलग अलग आयतन के योग के बराबर होता है, और विलयन का कुल आयतन अवयवों के आयतन के योग से भिन्न होता है। ये किसका मतलब गुण है, अनादर्श विलयन का गुण है। ये किसका, आदर्श विलयन का गुण है। आगे आपको बताया जा रहा है कि शुद्ध अवयव में आंतरिक आकर्षण अन्योन्य क्रिया विलयन के कणों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल यानी आंतरिक आकर्षण अन्योन्य क्रिया के समान होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि विलयन के आंतरिक आकर्षण बल यानी इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन अन्योन्य क्रियाएं शुद्ध अवयव में आंतरिक आकर्षण अन्योन्य क्रिया से अलग होता है, यानी इसमें पूरा डिफरेंट होता है, इससे पूरा क्या होता है, अलग होता है, इससे पूरा डिफरेंस होता है। आदर्श विलयन से जस्ट उल्टा होता है। आगे हमको समझना है, यदि उदाहरण दिया जा रहा है यानी आदर्श विलयन का उदाहरण दिया जा रहा है बेंजीन और टोलुइन का विलयन यानी बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन, और अनादर्श विलयन का उदाहरण दिया जा रहा है इथेनॉल और एसीटोन का विलयन। इथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन जो हुआ अनादर्श विलयन का उदाहरण है, अनादर्श विलयन का एक तरह से एग्जांपल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या क्या होता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हम लोग समझ लिए। इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन कैसे हम लोग एक तरह से फुल्ली ड्राइव के साथ पढ़ते हैं। वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के हर स्थिति में राउल्टे का नियम का पालन करता है या फिर राउल्टे के नियम को अनुसरण करता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, ऐसे सभी विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे। माना कि कोई विलयन है उसमें 2 घटक हैं ए और बी। ठीक है, यदि कोई विलयन निम्न सभी शर्तों को पूर्ण करता है, अब चलिए शर्त, अगर ये दोनों घटक अगर ये तीनों शर्तों को पूरा करेगा, या शर्त दिखाया जा रहा है अगर ये शर्त को पूरा करेगा तो यह आदर्श विलयन है। तो चलिए पहला शर्त जो है वह विलयन राउल्टे का नियम का अनुसरण करना चाहिए जो निम्न प्रकार से अर्थात निम्न शर्तों को पूरा करती है। P बराबर P एप्सिलॉन P A नॉट से A प्लस P B नॉट X से B। ठीक है, ये अगर नियम को ये नियम को अगर अनुपालन करेगा, ये नियम को अगर मानेगा तो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। दूसरा जो कंडीशन है, अगर अवयव A तथा B के आयतन का योग इन दोनों से मिलकर बने विलयन के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात अवयवों के आयतन में तथा विलयन के आयतन में कोई फर्क नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन को आदर्श विलयन कहलाएंगे अगर ये कंडीशन को एक तरह से फॉलो करेगा। और तीसरा जो टर्म है, तीसरा लास्ट कंडीशन है, विलयन बनाने के लिए जब दोनों अवयवों को मिलाया जाता है, जब दोनों अवयवों को एक दूसरे से घुलाया जाता है, तब एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात अवयवों को मिलाने से इस क्रिया में ऊष्मा न तो उत्सर्जन किया जाता है और न ही अवशोषण किया जाता है, तब वो क्या कहलाएंगे, राउल्टे नियम का पालन कहलाएंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, आगे हमको समझना है चौथा जो कंडीशन है, चौथा में जो बताया जा रहा है, चौथा कंडीशन है कि अवयवों के कण 2 अवयव हैं ए और बी। ठीक है, ये 2 अवयव हम लोग मान लेते, तो अवयवों के कणों के मध्य यानी बीच पाया जाने वाला बल, जो भी बल लगता है, जो भी अट्रैक्शन होता है, तो विलयन के कणों के मध्य पाए जाने वाले बल के समान होना चाहिए होता है। अर्थात ए और बी यानी ए और ए के बीच जो बल लगता है तथा बी के बीच जो बल लगता है, यही दोनों बल के समान होना चाहिए। आकर्षण बल का ए बी के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल के समान होना चाहिए। ए और
ए बीच, यानी यहाँ देखिए एटम है, दो घटक हैं, ए और ए बीच के एटम जो अगर बल लगता है और बी बीच के, ये दोनों बीच के जो बल लगता है, ये दोनों बल आपस में बराबर है और ये दोनों बल आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों बल को आपस में बराबर होने के साथ साथ ये इसमें भी, यानी ए और बी के बीच में जो बल लगता है वो भी आपस में तीनों बल बराबर होना चाहिए, यानी इसके बीच में ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में जो बल लगता है ये तीनों को क्या होना चाहिए, आपस में समान होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल लिया जा रहा है CCl4 तथा SiCl4 विलयन जो है ये सब किसका उदाहरण है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। आगे हम कंडीशन पढ़ेंगे अनादर्श विलयन का। देखिए जितने भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या पूरा ड्राइव करके नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो मेन चीज है हम लोग एक तरह से पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। तो अनादर्श विलयन क्या होता है कि वे विलयन जो सभी तौर पर या फिर सभी ताप पर यानी सभी टेम्परेचर पर और सांद्रता पर राउल्टे के नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। अनादर्श विलयन होने के लिए निम्न शर्त को पूरा करते हैं, यानी अनादर्श विलयन कौन कौन का शर्त को अप्लाइड करता है, कौन कौन का शर्त को दिखाता है। जो पहला जो शर्त है, इस प्रकार के विलयन राउल्टे का नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्टे के नियम की शर्त निम्न है जिसे अनादर्श विलयन पूर्ण नहीं करता है, अर्थात पालन नहीं करता है। ये जो पहला नियम है इसका पालन नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा जो नियम है, जब कोई अवयव ए और बी, ए तथा बी से मिलकर बना होता है तो इन दोनों का कुल आयतन इन दोनों से बनने वाले विलयन के आयतन से हमेशा भिन्न होता, अलग होता। तीसरा जो कंडीशन है, जब अवयवों को मिलाकर कोई विलयन बनाया जाए और विलयन बनाने से इसके एंथैल्पी में चेंजिंग आता है, यानी परिवर्तन आ जाए, अर्थात इस क्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। चौथा जो कंडीशन है, विलयन के कणों के बीच दो कण है, ए और बी जो हम लोग घटक मान लिए, कणों के मध्य यानी बीच पाया जाने वाला बल या फिर जो अट्रैक्शन होता है, जो भी फोर्सेज होता है, जो भी बल के द्वारा वो जुड़े हुए रहते हैं, इसके अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बलों से भिन्न होता, अलग होता है। अर्थात ए बी के मध्य पाए जाने वाले ए और बी के मध्य पाए जाने वाले बल के अलग होता है, यानी समान नहीं होता, असमान होता है। ए और बी और ए बी, ये तीनों के बीच में जो बल लगता है, यानी अट्रैक्शन जो होता है, जो भी जिस बल के द्वारा भी ये तीनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो ये बल आपस में बराबर नहीं होते हैं, तब ये क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन था अनादर्श विलयन होने का, और आदर्श विलयन का कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। इसका एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि CH3OH तथा जल का विलयन जो है वह किसका उदाहरण है, अनादर्श विलयन का उदाहरण है, ठीक है। ये हम लोग कंडीशन पढ़ लिए कि अनादर्श विलयन होने के लिए कौन कौन सा शर्त को पूरा करना चाहिए और आदर्श विलयन होने के लिए क्या क्या शर्त को पूरा करना चाहिए। अगर राउल्टे का नियम का सिंपल सी बात है, अगर राउल्टे के नियम का पालन करेगा तो आदर्श विलयन कहलाएगा, और राउल्टे के नियम का पालन नहीं करेगा तो वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। राउल्टे का नियम का पालन करने वाले विलयन जैसे कि बेंजीन तथा टोल्यूइन का विलयन, इथेनॉल तथा एसीटोन का विलयन क्या है, वह अनादर्श विलयन है, ये राउल्टे का नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या क्या डिफरेंस होता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में, वो हम लोग पढ़े। उसके बाद जो होता है, ये जो होता है ग्राफ के द्वारा कैसे राउल्टे के नियम को दर्शाया जाता है, वो हम लोग पढ़े। राउल्टे का नियम में शॉर्ट सर्किट में देखिए यह प्रूफ किया गया है, ये आपको प्रूफ नहीं करना, कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं करना, सिंपल सी बात है, आप लोग को याद रखना है कि राउल्टे का नियम जो होता है वो क्या होता है। राउल्टे का नियम सिंपल सी बात है, वो आप लोग को याद रखना, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर जो होता है विलयन में उपस्थित मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अगर आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर घटेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। यही है राउल्टे का नियम, सिंपल सी बात है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन मेन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है, या फिर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर को स्पष्ट करें। और हम लोग जो राउल्टे नियम हम लोग पढ़ ले, उसके बाद जो है लोग हेनरी का नियम पढ़े, हेनरी का नियम का अनुप्रयोग पढ़े, एनेक्सिया क्या होता है, और उसके बाद जो होता है बेंटिक्स ये क्या होता है, ये हम लोग पढ़े, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े जो हेनरी का जो नियम होता है वो डायरेक्टली क्या होता है कि हेनरी का नियम में ये एक तरह से जो गैस होते हैं यानी वाष्प अवस्था में जो आंशिक द्रव्य में जो गैस होते हैं अक्रिय गैस, वो हेनरी का नियम में गैस जो होते हैं यानी गैस के जो दाब होते हैं वो विलेयता के डायरेक्टली समानुपाती होते हैं, ठीक है। यानी स्थिर दाब पर यानी निश्चित ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस के कोई भी गैस है के द्रव्य में जो विलेयता होती है गैस के दाब के यानी प्रेशर के समानुपाती होता है। अगर विलेयता को अगर बढ़ाना है तो गैस का दाब को बढ़ाना होगा, अगर
अगर गैस का दबाव को घटाएंगे तो वहां क्या होगा, विलेयता यानी सोल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो हेनरी का नियम किसको कहता है? हेनरी का नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? अंग्रेजी रसायन शास्त्री जिसका नाम क्या था, हेनरी दिया था। इन्होंने ही गैस के विलेयता और उसके गैस के दाब के बीच में संबंध को बताया था, जिसका नाम पड़ गया क्या, उन्हीं के नाम से पड़ गया हेनरी का नियम। ठीक है, टोटल हम लोग हेनरी का नियम पढ़े, राउल्ट का नियम पढ़े, आदर्श विलयन पढ़े, अनादर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। अनादर्श विलयन होने के लिए, आदर्श विलयन होने के लिए कौन कौन सा शर्त को पूरा करना चाहिए, या फिर अनादर्श विलयन होने के लिए कौन कौन सा शर्त को पूरा करना चाहिए, और हेनरी का लॉ क्या होता है और राउल्ट का लॉ क्या होता है। सिंपल वे में हम लोग ये सब पढ़े। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लास्ट यहीं तक होता है। रखिए फिर अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।